चलिए सुनते हैं रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय द्वारा लिखित यह उपन्यास कज्जाक। रूसी साहित्य में प्रायः कज्जाकों का उल्लेख आता है। कौन है ये कज्जाक? कज्जाक का शाब्दिक अर्थ है आज़ाद आदमी। रूसी भाषा में यह शब्द 14वीं सदी से प्रचलित हुआ। उन दिनों नगरों और सीमावर्ती चौकियों में प्रहरियों का काम करने के लिए जो बेतनिक सिपाही रखे जाते थे वे ही कज्जाक कहलाते थे। सीमावर्ती चौकियों में उन्हें अपने परिवार के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन भी दी जाने लगी। उधर 15वीं से 16वीं शताब्दियों में रूस में सामंतवादी शोषण बढ़ा और भूदास प्रथा का तीव्र विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप काफी बड़ी संख्या में किसान और कारीगर रूस से भागने लगे और उसकी सीमाओं के पार दोन, दनेप्र, याइक और उनकी सहायक नदियों के तटों पर खाली पड़ी जमीनों पर बसने लगे। ये लोग भी कज्जाक कहलाए। कालांतर में ये सैनिक समुदाय में गठित हुए। रूस के साथ अपने संपर्क इन्होंने बनाए रखे। 16वीं 17वीं सदियों में इन्होंने रूस के सीमावर्ती भागों में दक्षिण और साइबेरिया में नए स्थानों पर बसकर रूसी राज्य का विस्तार किया। ज़ारशाही सरकार कज्जाकों को भांति भांति के पुरस्कार और अनाज देकर अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इनका उपयोग करती थी। इसके लिए इन्हें नए सीमावर्ती स्थानों पर बसाती थी। इन दिनों कज्जाकों को प्रशासन, न्यायपालन और दूसरे राज्यों के साथ संबंधों के मामले में स्वतंत्रता प्राप्त थी। कज्जाक समुदाय अपनी पंचायत में अपने मामलों का निपटारा करता था, अपने सरदार चुनता था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूसी चर्च में कुछ सुधार किए गए, जिन्हें इस चर्च के अनुयायी कई संप्रदायों ने स्वीकार नहीं किया और वे पुरातन पंथी कहलाने लगे। कज्जाकों ने भी ये सुधार नहीं माने। पुरातन पंथी अधिकृत रूसी चर्च के अनुयायियों को दुनियावी अधर्मी कहते थे। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना पाप समझते थे। 18वीं सदी से रूस की केंद्रीय सरकार एक ओर कज्जाकों की स्वतंत्रता सीमित करने लगी, दूसरी ओर उन्हें जमीन आदि के मामले में विशेष अधिकार देने लगी। कज्जाक सैनिक समुदाय सीमा के जिस भाग की रक्षा करता था, वहां की जमीन उसे सौंप दी जाती थी। इस जमीन का एक भाग कज्जाकों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार 19वीं सदी के आरंभ तक कज्जाकों की एक विशेष अधिकार संपन्न सैनिक श्रेणी बन गई। रूसी होते हुए भी कज्जाक आम रूसियों से भिन्न था। प्राय सभी कज्जाकों के पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन होती थी, जबकि खास रूप में सारे किसान भूदास होते थे। इसका अर्थ यह था कि वे अपने स्वामी जमींदार की संपत्ति होते थे, वह उन्हें बेच खरीद तक सकता था। 19वीं सदी में भूदास प्रथा के अंतर्गत शोषण और उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। देश की बहुसंख्य आबादी भूदासता की बेड़ियों में छटपटा रही थी। कहना ना होगा कि सचेतन संपन्न लोग भी जनता की इस पीड़ा से अछूते न रह सकते थे। जमींदारों और भूदासता के बंधनों से मुक्त स्वतंत्र कज्जाकों का जीवन उनके हृदय पर गहरी छाप छोड़ता था। संपेक्ष में यही टोलस्टॉय के उपन्यास कज्जाक की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अंत में इतना और बता दें कि इस उपन्यास में जिन कज्जाकों की चर्चा है, उनके पूर्वज 16वीं शताब्दी में दोन से आकर उत्तरी काकेशिया में बसे थे। जार प्योत्र महान के जमाने में 18वीं शताब्दी के आरंभ में तेरेक नदी पर सीमा चौकियां बनाई गईं और इन कज्जाकों को यहाँ नदी के रूसी तट पर जमीनें देकर बसाया गया।
यह ऐतिहासिक घटना कज्जाकों की एक किंवदंती में प्रतिबिंबित हुई, जिसका उल्लेख टॉलस्टॉय ने किया है। लेकिन जैसा कि किंवदंतियों में प्राय होता है, यहाँ भी इस घटना को अधिक पुराना दिखाने के लिए इसका संबंध 16वीं सदी के जार इवान रौद्र से जोड़ दिया गया है। कज्जाक उपन्यास टॉलस्टॉय ने अपने निजी अनुभव के आधार पर लिखा है। 1851 में 22 वर्षीय टॉलस्टॉय अपने बड़े भाई निकोलाई के साथ काकेशिया गए। तेरेक नदी के बाएं तट पर स्थित स्तारोलगदा कोवास्काय नामक कज्जाक गांव में टॉलस्टॉय लगभग 3 वर्ष तक रहे। काकेशिया में हुई सैनिक कार्रवाइयों में उन्होंने भाग लिया। टॉलस्टॉय ने स्वयं यह लिखा है कि वह अपना साहस परखने और देखने की लड़ाई क्या होती है काकेशिया आए हैं। काकेशिया में ही वह लेखक बने। वैसे लेखन कार्य उन्होंने यहाँ आने से पहले मास्को में ही शुरू कर दिया था। यह उनका लघु उपन्यास बचपन था, जिसे उन्होंने काकेशिया में पूरा किया। सेंट पीटर्सबर्ग से छपने वाली पत्रिका सोव्रेमेनिक के संपादक विलक्षण रूसी कवि निकोलाई निकासोव को जब यह रचना प्रकाशनार्थ मिली तो वह इससे इतने प्रभावित हुए कि इसके लेखक का असली नाम जाने बिना ही उन्होंने इसे छाप दिया। काकेशिया की भव्य प्रकृति और उसके साथ पूर्ण सामंजस्य में जीते सुंदर स्वतंत्रता प्रिय लोग जो भूदास्ता के अंकुश से अपरिचित थे, इन सब ने युवा टॉलस्टॉय को मोहित कर लिया। कज्जाक उपन्यास का नायक ओलेनिन बहुत हद तक आत्मचरित्रात्मक है। ओलेनिन कुलीन समाज की आलोचना और भर्त्सना ही नहीं करता, वह उससे नाता तोड़ने को भी तत्पर है ताकि साधारण लोगों के समीप आ सके, उनका जीवन अपना सके। लेकिन बांके कज्जाक लुकास्का, गर्वीली सुंदरी मरियंका और दानिशमंद बूढ़े शिकारी योरेस्का और उसके बीच अलांघनीय खाई है, जिसे पाटने के ओलेनिन के प्रयास निष्फल रहते हैं। कज्जाकों का गांव ओलेनिन के लिए परदेश है और वह इस गांव के लिए परदेसी है। प्रसंगगत इस अर्थ में उपन्यास का नायक उसके लेखक से भिन्न है। टॉलस्टॉय ने कज्जाकों के साथ बड़े अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। उन दिनों के अपने एक पत्र में टॉलस्टॉय ने लिखा है कि काकेशिया में उन्होंने जीवन की शिक्षा पाई। सैनिक सेवा के लिए दूसरे स्थान पर जाते हुए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, काकेशिया से मुझे गहरा अनुराग हो गया है। यह बिहाड़ इलाका सचमुच अनुपम है। यहाँ 2 विपरीत बातों, युद्ध और स्वतंत्रता का इतना विचित्र और काव्य में संयोजन हुआ है। कज्जाक उपन्यास के साथ टॉलस्टॉय के लेखन कार्य का पहला दशक पूरा हुआ। उनके सृजन में यह उपन्यास एक सीमा का महत्व रखता है। लेखक की खोजों का अत्यंत तनावपूर्ण काल पूरा हुआ और उन्होंने अपने सृजन के परिपक्व काल में पदार्पण किया, जिसके परिणाम थे उनके विश्वविख्यात उपन्यास युद्ध और शांति, अन्ना कारेनिना, पुनरुत्थान। तो चलिए शुरू करते हैं टॉलस्टॉय द्वारा लिखित उपन्यास कज्जाक भाग 1। शीतकालीन मास्को की सारी चहल पहल शांत हो गई है। बिरले ही कहीं पहियों की चरमर सुनाई दे जाती है। खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं झांक रही और सड़क की बत्तियां बुझ गई हैं। गिरजों में घंटे बजने लगे हैं। निद्रा मग्न नगर में फैलती उनकी गूंज प्रभात के आगमन की सूचना दे रही है। सड़कें सूनी हैं। कभी कभार कोई गाड़ी वाला अपनी स्लेज गाड़ी से बालू मिला हिम मत्ता दूसरे नुक्कड़ पर चला जाता है
और सवारी के इंतजार में ऊँघने लगता है। कोई बुढ़िया गिरजे को जाती है जहाँ इक्की दुक्की मोमबत्तियों की लाल लो देव प्रतिमाओं के सुनहरे चौखटों में प्रतिबिंबित हो रही है। जाड़ों की लंबी रात के बाद कामगार लोग उठ रहे हैं, अपने अपने काम को निकल रहे हैं। साहब लोगों के लिए अभी शाम ही है। सैवल्य के होटल की एक खिड़की की बंद झिलमिली के पीछे से कानून तोड़ती रोशनी आ रही है। होटल के बाहर एक लंबी बग्गी और कुछ स्लेज गाड़ियां एक दूसरे से सटी खड़ी हैं। 3 घोड़ों की तोइका गाड़ी भी यहीं खड़ी है। चौकीदार अपने कोट में लिपटा और गठरी सा बना नुक्कड़ के पीछे छिपता जाता है। मुरझाया चेहरा लिए ठोड़ी में बैठा होटल का नौकर सोचता है, हे भगवान, कब इनकी ये गप्पें खत्म होंगी। मेरी ड्यूटी पर ही ऐसे ग्राहकों को आना होता है। बगल के उजाले कमरे में 3 नौजवानों की आवाज़ें आ रही हैं। वे यहाँ खाना खा रहे हैं। मेज पर बचा खुचा खाना और शराब रखी है। मेज के पास नाटा दुबला साफ सुथरा और साधारण से चेहरे वाला नौजवान बैठा है। वह विदा होने वाले पर नजरें टिकाए, उसकी आंखों से सहृदयता और थकावट साफ टपक रही है। ऊंचे कद का दूसरा नौजवान खाली बोतलों से भरी मेज के पास कोच पर लेटा हुआ है और घड़ी की चाबी से खेल रहा है। तीसरा भेड़ की खाल का नया लंबा कोट पहने कमरे में टहल रहा है। कभी कभार वह रुक जाता है और अपनी खासी मोटी व ताकतवर किंतु सफाई से कतरे नाखूनों वाली उंगलियों से बदन तोड़ता है। वह जाने किस बात पर मुस्कुराता जा रहा है। उसके चेहरे पर चमक है और उसकी आंखें भी चमक रही हैं। वह बड़े जोश से हाथ नचाता बोल रहा है, लेकिन स्पष्ट है कि वह आवश्यक शब्द नहीं ढूंढ पा रहा है और वे सभी शब्द जो उसकी जीभ पर आ रहे हैं उसे अपने मन में उमड़ते भावों को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त लगते हैं। वह लगातार मुस्कुराता जा रहा है। अब मैं सब कुछ कह सकता हूँ, विदा होने वाला कहता है। मैं अपनी कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, किंतु मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम मुझे समझो जैसे कि मैं स्वयं अपने आप को समझता हूँ, ना कि वैसे जैसे ऊंचा संसार इस बात को देखता है। तुम कहते हो कि मैं उसके सम्मुख दोषी हूँ। वह उस नौजवान की ओर उन्मुख होता है जो सौहार्द भरी दृष्टि से उसे देख रहा है। हाँ, दोषी हो, नाटा दुबला उत्तर देता है और उसकी दृष्टि पहले से भी अधिक सहृदयता व थकान भरी प्रतीत होती है। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कहते हो। विदा होने वाला अपना वक्तव्य जारी रखता है। तुम्हारे विचार में किसी का प्रिय होना वैसा ही सौभाग्य है जैसा कि स्वयं प्रेम करना, और एक बार यह सौभाग्य पा लेने पर जीवन भर के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त है, आवश्यकता से अधिक पर्याप्त है। नाटा दुबला आंखें खोलते और मूंदते हुए अपनी बात की पुष्टि करता है। किंतु स्वयं प्रेम क्यों न किया जाए, विदा होने वाला कहता है और विचार मग्न हो जाता है। वह मानो खेद भरी दृष्टि से अपने मित्र को देखता है। प्रेम क्यों न किया जाए, प्रेम हो तब ना, नहीं, प्रिय होना दुर्भाग्य है। हाँ, यह दुर्भाग्य है जब तुम यह अनुभव करते हो कि दोषी हो, क्योंकि प्रति उत्तर में प्रेम नहीं दे सकते, देने में असमर्थ हो। हे भगवान, वह हाथ छटपटाता है। कहीं कुछ ढंग से भी तो होता हो, किंतु नहीं, सब उल्टा है। अपने ही ढंग से सब कुछ होता है। मैंने तो जैसे यह भावना चुरा ली है। तुम भी यही सोचते हो, इनकार मत करो, जरूर तुम यही सोचते होगे, परंतु विश्वास मानो,
अपने जीवन में जो बहुत सी बेवकूफ़ियाँ और बेहूदगियाँ कर चुका हूँ, उनमें एक यही है जिसका मुझे पश्चाताप नहीं है और ना हो सकता है। पहले भी और बाद में भी मैंने ना अपने आप से ना उससे कभी झूठ बोला। मुझे लगा था कि अंततः मुझे प्रेम हो गया, किंतु बाद में मैंने देखा कि यह अनचाहा झूठ है, कि ऐसे प्रेम नहीं हो सकता। सो मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन वह बढ़ गई। इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं प्रेम नहीं कर सकता था? मैं करता तो क्या करता। अब तो सब समाप्त हो चुका है, दोस्त ने कहा और नींद भगाने के लिए सिगरेट जलाई। बस एक बात है, तुमने अभी किसी से प्रेम नहीं किया है और तुम नहीं जानते हो कि प्रेम क्या है। भेड़ की खाल का कोट पहने युवक फिर से कुछ कहने को हुआ। उसने अपना सिर थाम लिया, किंतु वह जो कहना चाहता था वह बात कह नहीं पा रहा था। हाँ, प्रेम नहीं किया, सच कहते हो। मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, पर मुझ में प्रेम की अभिलाषा तो है। मेरी अभिलाषा, जिससे तीव्र कोई अभिलाषा हो ही नहीं सकती। किंतु क्या ऐसा प्रेम भी है? सब कुछ कहीं अधूरा रह जाता है। खैर, अब कहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैंने अपने जीवन में सब कुछ उलझा डाला है, एकदम उलझा डाला है, लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया है। कुछ तुम ठीक ही कहते हो, मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरे लिए अब नया जीवन आरंभ हो रहा है, जिसे तुम फिर से उलझा डालोगे। कोच पर लेटे और चाबी से खेल रहे दोस्त ने कहा, लेकिन विदा होने वाला उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह कहता जा रहा था, मैं उदास भी हूँ और खुश भी कि क्या किए जा रहा हूँ। उदास क्यों हूँ पता नहीं। और वह केवल अपनी ही बात कहने लगा, यह देखे बिना कि दूसरों के लिए यह सब उतना दिलचस्प नहीं है जितना कि उसके लिए। मनुष्य अपने भावावेग के क्षणों में ही सबसे अधिक स्वार्थी होता है। उसे लगता है कि इस क्षण संसार में उससे अधिक रोचक व अनुपम और कुछ भी नहीं है। मालिक तोई का वाला और नहीं रुकना चाहता। अंदर आए जवान खिदमतदार ने कहा। वह टखनों तक लंबा ओवरकोट पहने और ग्लूबंद बांधे था। 12 बजे से गाड़ी बुला रखी है और अब 4 बजने को हैं। मालिक दामित्री एंद्रेविच ओलेनिन ने अपने खिदमतगार बन्यूबूसा पर नजर डाली। उसके गले में बंधे गुलूबंद, उसके नमदे के बूटे और उसके उनीदे चेहरे में उसे एक दूसरे का परिश्रम, अभाव और सक्रियता भरे जीवन का आह्वान सुनाई दिया। हाँ, सचमुच चलना चाहिए। अपने कोट पर खुला हुक टटोलते हुए उसने कहा। मित्रों ने सलाह दी कि तोई कावाले को बोतका के लिए और कुछ पैसे देकर रोके रखें, लेकिन उसने अपनी टोपी पहन ली और कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। उन्होंने एक दूसरे के गालों पर चुम्बन जड़ा, 1 बार, 2 बार और फिर रुक रुक कर 3री बार। भेड़ की खाल का कोट पहने युवक ने मेज के पास जाकर वहां रखा जाम पी लिया, नाटे दुबले का हाथ पकड़ा और संकोच से लाल हो गया। नहीं, कह ही देता हूँ, मुझे तुमसे सब कुछ साफ साफ कहना चाहिए और मैं कह भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे लगाव है। कुछ तो उससे प्रेम करते हो ना? मैं सदा यही सोचता था। कहते हो ना? हाँ, मित्र ने उत्तर दिया। उसकी मुस्कान में पहले से भी अधिक नम्रता आ गई थी। और हो सकता है जी, मोमबत्तियां बुझाने का हुक्म हुआ है, उनूदे नौकर ने कहा, जो अंतिम बातचीत सुनता हुआ सोच रहा था कि
क्यों ये साहब लोग सदा एक सी ही बातें करते हैं? बिल किसके नाम चढ़ाना होगा? आपके नाम? ऊंचे कद वाले से उसने पूछा, पहले से ही यह जानते हुए कि सवाल किससे पूछना चाहिए। मेरे नाम? ऊंचे कद वाले ने कहा। कितना हुआ? 26 रूबल। ऊंचे कद वाला पल भर को सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ भी कहे बिना उसने बिल जेब में रख लिया। उधर दोनों मित्रों की बातें जारी थी। अच्छा तो विदा, तुम बड़े प्यारे आदमी हो, विनम्रता भरी आंखों वाले नाटे दुबले ने कहा। दोनों की आंखें भर आईं, वे बाहर निकल आए। अरे हाँ, विदा होने वाले ने संकोच से लाल होते हुए ऊंचे कद वाले से कहा, सिबल्ले का हिसाब तुम कर देना और फिर मुझे लिख देना। ठीक है ठीक है, ऊंचे कद वाले ने दस्ताने पहनते हुए कहा। कितनी ईर्ष्या हो रही है मुझे तुमसे, बाहर आकर सहसा वह बोला। विदा होने वाला टोई का स्लेज गाड़ी में जा बैठा और ओवरकोट में लिपट कर बोला, अच्छा चलते हैं। और वह जरा सरक भी गया उसे जगह देने के लिए जिसने कहा था कि उसे ईर्ष्या हो रही है। उसका स्वर कांप रहा था। विदा करने वाले ने कहा, अच्छा दुमित्री, भगवान करे उसकी कोई कामना नहीं थी सिवाय इसके कि जाने वाला जल्दी से चला जाए। सो वह यह नहीं कह पाया कि भगवान क्या करे। वे थोड़ी देर चुप रहे। फिर से किसी ने कहा अलविदा, किसी ने कहा चलो, और टोई का वाला चल पड़ा। एलीजार बग्गी लाओ, विदा करने वाले में से एक ने चिल्लाकर कहा। खोजवान, एलीजार और गाड़ी वाले हिलने डुलने लगे, पुचकारते हुए लगाम खींचने लगे। ठंड से अकड़ी बग्गी हिम पर चर करती चल दी। अच्छा प्यारा आदमी है ये ओलेनिन, विदा करने वाले में से एक बोला, पर क्या सनक उठी है इसे काकेसिया जाने की? सो भी कैडेट बनकर फूटी कौड़ी का भी काम नहीं है। तुम कल क्लब में डिनर करोगे? हाँ। और विदा करने वाले अपने अपने रास्ते चले गए। ओलेनिन को ओवरकोट बहुत गर्म करने लगा। ओलेनिन को ओवरकोट बहुत गर्मी करने लगा। उसने ओवरकोट खोल दिया। टोई का गाड़ी अंधेरी सड़क से दूसरी सड़क पर किन्हीं ऐसे मकानों के सामने से चल दी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ओलेनिन को लग रहा था कि दूर जाने वाले ही इन सड़कों से जाते हैं। चारों ओर अंधेरा था, खामोशी और उदासी थी, लेकिन उसका हृदय यादों से, प्रेम से, खेद से और उमड़ते हुए मीठे आंसुओं से लबालब था। प्यार है, बहुत प्यार है, बड़े प्यारे हैं, कितना अच्छा है, वह कहता जा रहा था और उसका मन हो रहा था कि बस रो पड़े। लेकिन उसका ऐसा मन क्यों हो रहा था? कौन बड़े प्यारे हैं? किससे उसे प्यार है? इसका उसे ठीक से आभास नहीं था। कभी वह किसी इमारत को बड़े ध्यान से देखता और हैरान होता कि वह इतने अजीब ढंग से क्यों बनाई गई है। कभी उसे इस बात पर आश्चर्य होता कि यह टोई का वाला और बन्यूसा जो उसके लिए इतने पराये हैं, क्यों उसके इतने पास बैठे हैं और उसके साथ स्लेज गाड़ी में धचके खा रहे हैं। और वह फिर से कहने लगता, बड़े प्यारे हैं, कितना प्यार है। एक बार तो वह बोल उठा, क्या कहना है? बहुत खूब। और सहमी चकित हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा, और अपने आप से उसने पूछा, मैं नशे में तो नहीं? यह सच है कि उसने कोई 2 बोतलें पी थीं, लेकिन मदरा का ही उस पर यह प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसे यह याद आ रहा था कि चलने से पहले उसके मित्रों ने लजाते हुए मानो अनजाने में ही मैत्री के कैसे शब्द कहे थे। उसे वे स्नेहित लगे थे। हाथों का मिलना, बे नजरें, खामोशियां और वह स्वर जिसने उसके स्लेज में बैठ जाने के बाद कहा था,
अलविदा दामित्री। यह सब उसे याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि स्वयं उसने कितनी दृढ़ता से दिल खोलकर बात की थी। यह सब उसे बड़ा मर्म स्पर्शी प्रतीत हो रहा था। उसके विदा होने से पहले न केवल उसके मित्रों और संबंधियों ने, न केवल उसके प्रति उदासीन लोगों ने, बल्कि उसे न चाहने वाले, उससे द्वेष रखने वाले लोगों ने भी, सबने मानो मिलकर यह तय कर लिया था कि उसे और भी अधिक चाहेंगे, उसे सब कुछ क्षमा कर देंगे। जैसा कि पाप स्वीकृति या मृत्यु से पहले होता है। हो सकता है काकेशिया से लौटना मेरे भाग्य में ना हो, वह सोच रहा था, और उसे लग रहा था कि उसे अपने मित्रों से लगाव है तथा किसी अन्य से भी है। उसे अपने आप पर दया आ रही थी, लेकिन यह मित्रों के प्रति प्रेम भाव नहीं था जिसने उसके हृदय में इतनी कोमलता और इतना भावावेश भर दिया था कि वह अपने आप मुंह से निकल रहे नर्तक शब्दों को रोक नहीं पा रहा था। यह किसी नारी के प्रति प्रेम भी नहीं था। उसने अभी तक किसी से प्रेम नहीं किया था जो इसे इस दशा में ले आया था। जो उसे इस दशा में ले आया था वह तो स्वयं अपने प्रति प्रेम में था, आशाओं से परिपूर्ण उत्कृष्ट प्रेम। उसके हृदय में जो कुछ भी अच्छाई थी, इस क्षण उसे लग रहा था कि उसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई है। उसके प्रति प्रेम से उद्वेलित होकर ही वह रोता और अंशबद्ध शब्द बुदबुदाता जा रहा था। ओलेनिन ऐसा युवक था जिसने कहीं पर भी नियमित शिक्षा नहीं पाई थी, कहीं नौकरी नहीं की थी, अपनी आधी पैतृक संपत्ति लुटा चुका था और 24 वर्ष का हो जाने पर भी कोई जीवन वृत्ति नहीं चुनी थी और कभी कोई काम नहीं किया था। वह तो बस मॉस्को के कुलीन समाज का नवयुवक था। ओलेनिन ऐसा युवक था जिसने कहीं पर भी नियमित 18 वर्ष की आयु में ओलेनिन इतना आजाद था जितना कि छोटी उम्र में माता पिता के बिना रह गए धनी नवयुवक 5वें दशक में होते थे। उसके लिए ना कोई शारीरिक बंधन था, ना कोई नैतिक बंधन। वह सब कुछ कर सकता था और उसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी और उसके लिए कोई बंदिश नहीं थी। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई पितृभूमि नहीं थी, कोई आस्था नहीं थी, उसे कोई अभाव नहीं था। वह किसी चीज में विश्वास नहीं करता था और कुछ भी मानता नहीं था, लेकिन कुछ भी ना मानते हुए वह मुंह लटकाए फलसफा झाड़ने वाला युवक नहीं बन गया था। उल्टे सदा किन्हीं भावावेगों में बहता रहता था। उसने तय किया कि प्रेम नहीं है, लेकिन हर बार सुंदर युवा स्त्री की उपस्थिति में उसका दिल धड़कने लगता था। वह बहुत पहले से जानता था कि उपाधियां और सम्मान सब बकवास है, लेकिन किसी पार्टी में जब प्रिंस सेर्गी उसके पास आता और उससे मीठी बातें करता तो वह अनचाहे ही पुलकित हो उठता। किंतु वह अपने भावावेगों में उस हद तक ही बहता था जिस हद तक वे उसके लिए बंधन नहीं बनते थे। जैसे ही किसी कामना के बस में आकर वह अनुभव करता कि आगे कठिनाइयां आवेंगी, संघर्ष करना होगा, छोटी छोटी बातों के लिए जूझना होगा, उसी क्षण वह अब चेतन मन से इस भावना से या इस काम से अलग होने और अपनी आज़ादी फिर से पाने की जल्दी करता। कुलीन समाज का जीवन, नौकरी, जमींदारी, सब कुछ उसने इसी तरह शुरू करके छोड़ दिया। एक जमाने में उसने अपना जीवन संगीत को समर्पित करने की सोची थी और प्रेम करने की भी, जिसमें उसका विश्वास नहीं था, कोशिश की थी। वह यह सोचता रहता था कि
यौवन की इस सारी शक्ति की जो जीवन में एक बार ही मनुष्य में होती है, किस काम में लगाए? कला में, विज्ञान में, स्त्री से प्रेम में या व्यवहारिक कार्य में? मस्तिष्क, हृदय और ज्ञान की शक्ति को नहीं, बल्कि एक बार ही आने वाले उफान को, मानव को एक ही बार मिलने वाले उस बल को जिससे वह अपने आप को जो चाहे बना सकता है और जैसा कि उसे लगता है, सारे संसार को भी जो चाहे बना सकता है। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो इस आवेग से वंचित होते हैं, जो जीवन में प्रवेश करते ही हाथ में पड़ा कोई भी जुआ गले में डाल लेते हैं और जीवन पर्यंत उसका बोझ ईमानदारी से ढोते हैं। लेकिन ओलेनिन को इस बात की अत्यंत तीव्र चेतना थी कि उसमें यौवन का यह सर्वशक्तिमान देवता विराजमान है। एक अभिलाषा, एक विचार में घनीभूत हो जाने की वह क्षमता उपस्थित है, चाहने और कर डालने की क्षमता है, कुछ भी सोचे विचारे बिना अतः गर्त में कूद पड़ने की क्षमता है। वह अपने में यह चेतना लिए था, उसे इस पर गर्व था और वह इस चेतना से सुखी था। हालांकि स्वयं उसे इसका आभास नहीं था। अभी तक वह केवल अपने आप को ही प्यार करता था और अपने आप को प्यार किए बिना रह भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने से केवल अच्छाई की उम्मीद थी और अभी अपने आप से वह निराश नहीं हो पाया था। मांस को छोड़कर जाते हुए वह उस उत्साहपूर्ण सुखद मनोदशा में था जब अपनी पुरानी गलतियों को समझकर युवक सहसा अपने आप से कहता है कि यह सब असली जीवन नहीं था, कि पहले जो कुछ भी हुआ वह मात्र संयोग था, उसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, कि पहले वह अच्छी तरह जीना नहीं चाहता था, किंतु अब मांस को छोड़ने के साथ नया जीवन आरंभ हो रहा है जिसमें अब वे गलतियां नहीं होंगी, पश्चाताप नहीं होगा और शायद सुख ही सुख होगा, जैसा कि लंबे सफर में सदा होता है। पहले 2-3 स्टेशनों तक कल्पना वही बनी रही, जैसा कि लंबे सफर में सदा होता है। पहले 2-3 स्टेशनों तक कल्पना वही बनी रहती है जहां से तुम चले हो, और फिर सहसा रास्ते में हुई पहली सुबह के साथ वह सफर की मंजिल पर पहुंच जाती है और वहां भविष्य के किले बनाती है। ओलेनिन के साथ भी यही हुआ। शहर के बाहर पहुंचकर जब उसने दोनों ओर फैले हिमाच्छिद खेत देखे तो उसे इस बात पर खुशी हुई कि वह इन खेतों के बीच अकेला है। ओवरकोट अच्छी तरह लपेटकर वह लेट गया, शांत हो गया और ऊँघने लगा। दोस्तों से विदाई ने उसे विचलित कर दिया था। उसे मास्को में बिताया सारा आखिरी जाड़ा याद आने लगा। इस अतीत के बिंब अस्पष्ट से विचारों और उल्हानों में घुल मिलकर अनचाही उसकी कल्पना में उभरने लगे। उसे अपने उस दोस्त का ख्याल आया जो उसे विदा करने आया था और उस लड़की के साथ जिसकी चर्चा वे करते रहते थे, उसके संबंधों का भी। वह लड़की अमीर थी, वह कैसे उससे प्यार कर सकता था, वह जानते हुए कि वह मुझसे प्यार करती है। यह जानते हुए कि वह मुझसे प्यार करती है, वह सोच रहा था। उसके मन में कटु संदेह उठने लगा। सोचा जाए तो लोगों में अभी कितनी बेईमानी है, पर मैंने अभी तक सचमुच किसी से प्यार क्यों नहीं किया। उसके दिमाग में यह सवाल आया। सभी कहते हैं कि मैंने प्यार नहीं किया, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि इसके काबिल नहीं?
और वह याद करने लगा कि किस किस पर रीझा था। उसे कुलीन समाज में अपने पहले दिन और अपने एक दोस्त की बहन याद आई। उसके साथ मेज के पास बैठा वह सामे काटा करता था। मेज पर लैंप जलता होता जिसकी रोशनी उसकी कड़ाई करती कोमल उंगलियों पर और सुंदर चेहरे के निचले भाग पर पड़ती। ओलिन को याद आई वे बातें जिनका सिलसिला बुझते बुझते सुलग उठने वाली आग की तरह बना रहता था और इन शामों में अटपटापन व संकोच इस सारे खिंचे खिंचे वातावरण पर विद्रोह की स्थायी भावना कोई अंत स्वर उससे कहता रहता था, यह वह नहीं और सचमुच ऐसा ही निकला। फिर उसे बाल नृत्य की शाम याद आई जब उस सुंदरी के साथ वह नाचता रहा था। मैं तो उसका बिल्कुल दीवाना हो गया था और कितना खुश था मैं उस रात। मगर अगले दिन मन कितना खींचा था, कितना दुख हुआ था मुझे यह महसूस करके कि मैं आजाद हूँ। क्यों मेरे मन में ऐसा प्रेम नहीं जागता कि मैं सुध बुध खो बैठूं। वह सोच रहा था, नहीं होता प्रेम। वह पड़ोसिन जो एक ही अंदाज में मुझसे दुबरोबिन से और उस अफसर से भी कहती थी कि उसे तारों भरी रात कितनी अच्छी लगती है, वह भी तो वह नहीं थी। तब उसे याद आया कि कैसे अपनी जमींदारी संभालने देहात में खुद कुछ काम करने की ललक उसके मन में उठी थी। लेकिन इन यादों में भी उसके लिए हर्षदायक कुछ नहीं था। कितने दिनों तक वे मेरे चले जाने की चर्चा करते रहेंगे। उसे ख्याल आया